गांव में मुल्ला नसरुद्दीन का एक पड़ोसी था जिसका नाम असगर था। असगर एक गरीब किसान था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा चालाक भी था। उसकी आदत थी कि वह बिना कुछ लौटाए दूसरों से चीजें उधार लेता रहता था। एक दिन उसकी गाय बीमार पड़ गई और वह दूध नहीं दे पा रही थी। असगर की पत्नी ने कहा, अब बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा? हमें किसी से गाय उधार मांगनी पड़ेगी। असगर को तुरंत ध्यान आया कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक सुंदर और अच्छी दूध देने वाली गाय थी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ दिनों के लिए मुल्ला की गाय ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। यह सोचकर वह सीधा मुल्ला के घर पहुंचा। असगर ने दरवाजे पर दस्तक दी। मुल्ला बाहर आए और बोले, अरे असगर, आज बड़े जल्दी आ गए, क्या बात है? असगर ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला भाई, मेरी गाय बीमार पड़ गई है। अगर आप कुछ दिनों के लिए अपनी गाय उधार दे दें तो मेरा बड़ा भला होगा। मुल्ला थोड़ी देर के लिए चुप रहे। वे जानते थे कि असगर एक बार चीज ले जाए तो वापस करना भूल जाता है, लेकिन वे सीधे मना भी नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मुझे बहुत अफसोस है असगर भाई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गाय नहीं दे सकता। असगर ने हैरानी से पूछा, क्यों मुल्ला, क्या तुम्हारी गाय भी बीमार है? मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने उसे पहले ही किसी और को उधार दे दिया है। असगर उदास हो गया और लौटने ही वाला था कि तभी अचानक अंदर से गाय के मां करने की आवाज आई। अब असगर ठिठक गया। उसने मुल्ला की तरफ देखा और कहा, मुल्ला भाई, आप कह रहे हैं कि गाय नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी उसकी आवाज सुनी। मुल्ला बिना हिचकिचाए बोले, असगर भाई, अब तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे या गाय की? यह सुनते ही असगर हक्का बक्का रह गया और आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। असगर समझ गया कि मुल्ला नसरुद्दीन ने मजाक में उसकी पोल खोल दी है। आसपास के लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगे। एक बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे असगर, जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की भी कला होनी चाहिए। मुल्ला ने तुम्हें ऐसा जवाब दिया कि अब तुम्हें कोई भी उधार देने से पहले 100 बार सोचेगा। एक और व्यक्ति बोला, मुल्ला, तुमने सही किया। असगर तो उधार लेकर लौटाता ही नहीं। अगर उसे गाय दे देते तो फिर लेने के लिए खुद अदालत जाना पड़ता। अब असगर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, ठीक है मुल्ला भाई, अगर आप नहीं देना चाहते तो साफ साफ मना कर देते। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, मैंने तो साफ साफ ही कहा था। अब अगर गाय मेरी बात काट रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? गांव वालों की हंसी और जोर से गूंज उठी। अब असगर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सोचा, मुल्ला को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है मुल्ला भाई, आज के बाद मैं कभी किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन अगली बार अगर तुम किसी से उधार मांगने जाओ तो पहले यह सुन लेना कि घर में कोई जानवर चुप बैठा है या नहीं। गांव के लोग ठहाके लगाने लगे और असगर शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। सीख। इस मजेदार कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की चीज को उधार लेने की जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन की बातों में हमेशा हंसी के साथ एक गहरी सीख छुपी होती थी। उन्होंने बिना सीधे नहीं कहे
असगर को ऐसा जवाब दिया कि उसने कभी दोबारा किसी से उधार मांगने से पहले 100 बार सोचना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई जबरदस्ती उधार मांगे तो मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी को याद कर लेना। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक आदमी आया। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान बताता था और दावा करता था कि उसने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रखे हैं, उसे हर विषय का ज्ञान है और वह तर्क वितर्क में किसी को भी हरा सकता है। गांव वालों ने उसकी बातें सुनी और वे प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह आदमी बहुत ज्ञानी है और यह सच में मुल्ला नसरुद्दीन से भी ज्यादा चतुर हो सकता है। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उस आदमी से कहा, अगर तुम सच में इतने विद्वान हो तो तुम्हें हमारे मुल्ला नसरुद्दीन से मुकाबला करना चाहिए। अगर तुम उन्हें हरा दो तो हम मान लेंगे कि तुम सबसे ज्ञानी हो। विद्वान को यह सुनकर खुशी हुई। उसने सोचा कि वह आसानी से मुल्ला को तर्क में हरा देगा और पूरे गांव पर अपनी धाक जमा लेगा। विद्वान आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के पास गया और बोला, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूं। मैं तुम्हें तर्क वितर्क में हरा सकता हूं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे गधे से बहस करनी होगी। गांव वाले हंसने लगे। विद्वान चौंक गया और गुस्से में बोला, क्या मजाक कर रहे हो मुल्ला? मैं एक विद्वान हूं और तुम मुझे अपने गधे से बहस करने को कह रहे हो। मुल्ला बोले, देखो भाई, तुमने खुद कहा कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो और मुझे हरा सकते हो, लेकिन मेरा गधा भी बहुत समझदार है। अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो तुम उसे भी हरा सकते हो। गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। अब मामला दिलचस्प हो गया था। वे देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। मुल्ला ने अपने गधे को चौपाल के बीच लाकर खड़ा कर दिया। गधा चुपचाप खड़ा रहा, अपने कान हिलाता रहा और कभी कभी इधर उधर देखने लगा। विद्वान आदमी गधे को देखकर चिढ़ गया। उसने गधे से कहा, चलो बताओ, 2+2 कितने होते हैं? गधा चुप रहा। गांव वाले हंसने लगे। विद्वान ने गुस्से में आकर फिर पूछा, अच्छा यह बताओ, सूरज पूरब से निकलता है या पश्चिम से? गधा फिर भी चुप रहा। अब विद्वान परेशान हो गया। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, यह गधा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह तुमसे ज्यादा समझदार है। यह जानता है कि बेकार के सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। गांव वाले फिर से हंसने लगे, लेकिन विद्वान हार मानने को तैयार नहीं था। विद्वान अब पूरी तरह चिढ़ चुका था। उसने सोचा कि वह गधे को बोलने पर मजबूर कर देगा। उसने गधे के सामने एक बड़ी किताब रख दी और कहा, अगर यह सच में समझदार है तो इसे यह किताब पढ़कर दिखाने दो। मुल्ला बोले, अरे भाई, यह किताब तो तुम्हारे पास भी है। अगर किताब रखने से कोई ज्ञानी बन जाता तो तुम सबसे बड़े ज्ञानी होते। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। विद्वान अब गधे को छड़ी दिखाकर डराने लगा, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। गधा अचानक जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। मुल्ला बोले, देखो, यह गधा तुमसे बहस कर रहा है, लेकिन इसकी भाषा तुम्हें समझ नहीं आ रही। इसका मतलब है कि यह तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि यह तुम्हारी भाषा समझ रहा है, लेकिन तुम इसकी भाषा नहीं समझ पा रहे। गांव वाले फिर हंस पड़े। अब विद्वान पूरी तरह हार चुका था। वह समझ गया कि मुल्ला उसे तर्क में हरा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा सीधे नहीं किया, बल्कि अपने गधे की मदद से कर दिया।
विद्वान को अपनी हार माननी पड़ी। उसने सिर झुकाकर कहा, मुल्ला, तुमने मुझे हरा दिया। मैं सच में नहीं जानता था कि बुद्धिमत्ता केवल किताबों से नहीं बल्कि चतुराई से भी आती है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही बात है। ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं आता बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने से आता है। और कभी कभी बिना बोले भी बुद्धिमान साबित हुआ जा सकता है, जैसे मेरा गधा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। विद्वान चुपचाप गांव से चला गया और मुल्ला का गधा गांव में विद्वान गधे के नाम से मशहूर हो गया। कहानी से सीख। एक, बुद्धिमत्ता केवल किताबों से नहीं बल्कि व्यवहार और चतुराई से आती है। दो, कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि केवल पढ़ाई लिखाई से ही इंसान ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि बुद्धिमत्ता का असली मतलब है समझदारी और चतुराई से काम लेना। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे की मदद से यह साबित कर दिया कि केवल किताबें पढ़कर ज्ञानी बनने का दावा करने वाले लोग भी कभी कभी गधों से भी ज्यादा मूर्ख साबित हो सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे बहस करने आए तो सोचिए, क्या उसे सच में जवाब देने की जरूरत है या फिर एक गधे की चुप्पी ही काफी होगी। मुल्ला नसरुद्दीन की मजेदार कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। जब उनके गधे ने एक घमंडी विद्वान को हराया तो गांव में उसकी चर्चा जोरों पर थी। अब हर कोई उसे विद्वान गधा कहने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस गधे की समझदारी के चर्चे इतने बढ़ गए कि एक दिन राजा के दरबार से एक संदेश आया। राजा ने सुना था कि मुल्ला का गधा इतना विद्वान है कि उसने एक पढ़े लिखे आदमी को भी हरा दिया। अब राजा खुद उसकी परीक्षा लेना चाहता था। एक दिन मुल्ला के पास राजा के सिपाही आए और बोले, मुल्ला, हमारे महाराज ने सुना है कि तुम्हारा गधा बहुत बुद्धिमान है। वे खुद उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें अपने गधे के साथ राजमहल में आना होगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, वाह, मेरा गधा अब इतना मशहूर हो गया कि राजा तक इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, मैं कल अपने गधे को लेकर दरबार आऊंगा। गांव के लोग उत्साहित थे। वे देखना चाहते थे कि मुल्ला का गधा इस बार क्या नया कमाल करेगा। अगले दिन मुल्ला अपने गधे के साथ राजा के दरबार पहुंचे। राजा के साथ कई विद्वान, मंत्री और दरबारी बैठे थे। राजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, क्या सच में तुम्हारा गधा इतना ज्ञानी है? मुल्ला बोले, महाराज, मेरा गधा इतना बुद्धिमान है कि यह किसी से भी तर्क वितर्क कर सकता है और उन्हें हरा भी सकता है। दरबार में सभी लोग हंस पड़े। एक मंत्री बोला, अगर यह सच है तो हमें इसे आजमाना चाहिए। राजा ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं खुद इस गधे से सवाल पूछूंगा। राजा ने पहला सवाल पूछा, गधे, बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? गधा चुपचाप खड़ा रहा, अपने कान हिलाने लगा। राजा मुस्कुराए और बोले, देखो, यह जवाब नहीं दे सकता। मुल्ला तुरंत बोले, महाराज, यह सोच रहा है। बड़ा सत्य जानने में समय तो लगता है। दरबारी हंस पड़े, लेकिन राजा ने दूसरा सवाल किया, अच्छा बताओ, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? गधा अचानक जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। मुल्ला बोले, देखा महाराज, यह कह रहा है कि बिना समझे दूसरों की परीक्षा लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब राजा खुद भी हंस पड़े। दरबारियों के चेहरे उतर गए, क्योंकि मुल्ला की बात सीधी सीधी राजा पर कटाक्ष कर रही थी। अब राजा के सबसे बड़े मंत्री, जो बहुत घमंडी थे, बोले, राजन, यह सब मजाक है।
मैं इस गधे से बहस करूंगा और इसे हरा दूंगा। मुल्ला बोले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले शर्त रख लेते हैं। अगर मेरा गधा हार गया तो मैं इसे आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करना होगा। सभी लोग हंसने लगे। मंत्री को यकीन था कि वह गधे को हरा देगा, इसलिए उसने शर्त मान ली। मंत्री ने पहला सवाल किया, गधे बताओ 10 और 10 कितने होते हैं? गधा चुप रहा। मंत्री हंसा और बोला, देखो यह नहीं जानता। मुल्ला बोले, रुको, यह सोच रहा है कि 10 और 10 इंसान की जिंदगी में अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर 10 रुपए अमीर के पास हों तो वह उन्हें तुच्छ समझेगा, लेकिन गरीब के लिए यही 10 रुपए बहुत बड़े होंगे। राजा ने सिर हिलाया, बात में दम है। मंत्री को गुस्सा आया। उसने दूसरा सवाल किया, गधे बताओ सबसे बुद्धिमान कौन है? गधा चुपचाप मंत्री को घूरने लगा। मुल्ला हंसे और बोले, यह पूछ रहा है कि सवाल पूछने वाला खुद बुद्धिमान है या जवाब देने वाला। दरबार में हंसी छूट गई। मंत्री की हालत खराब हो गई। मंत्री अब पूरी तरह गुस्से में था। उसने आखिरी दांव खेला। अगर यह गधा इतना बुद्धिमान है तो यह मुझे जवाब दे कि यह गधा है या नहीं। गधा एकदम शांत खड़ा रहा। मुल्ला बोले, देखा, यह सोच रहा है कि मूर्खता और बुद्धिमानी में अंतर कहाँ है। क्योंकि यदि यह गधा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसान भी मूर्ख हो सकते हैं, और अगर यह इंसान से ज्यादा समझदार है तो इंसान भी गधे हो सकते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने ताली बजाई और बोले, मंत्री जी, अब आपको शर्त पूरी करनी होगी। मंत्री का चेहरा उतर गया। उसने शर्मिंदा होकर धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू करना शुरू किया और पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अब राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदेश दिया कि मुल्ला के गधे को राज्य का सबसे ज्ञानी गधा घोषित किया जाए और उसे खूब सारा चारा दिया जाए। मुल्ला ने कहा, महाराज, अब आप मान गए कि हर ज्ञानी किताबें नहीं पढ़ता, लेकिन समझदारी उसमें भी हो सकती है। राजा हंसे और बोले, बिल्कुल सही कहा मुल्ला। कभी कभी चुप रहकर भी जीत हासिल की जा सकती है। अब मुल्ला और उनका गधा विजयी होकर गांव लौटे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और गधे को पूरे गांव का सम्मानित सदस्य घोषित कर दिया। सीख जो हमें मिलती है, एक, कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। 2, ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और चतुराई से भी आता है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि केवल पढ़ाई से ही इंसान ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि समझदारी और सही समय पर सही जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है। मुल्ला के गधे ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी गधों से भी सीख लेनी चाहिए। तो अगली बार जब कोई खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझे तो सोचिए, क्या वह सच में ज्ञानी है या फिर उसे भी गधे की चुप्पी से हराया जा सकता है। राजा के दरबार में जीतने के बाद मुल्ला का गधा पूरे राज्य में मशहूर हो गया। अब वह सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पूरे राज्य का विद्वान गधा बन चुका था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे और उसकी बुद्धिमानी की कहानियां सुनते थे। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ मुसीबतें भी बढ़ने लगीं। कुछ लोगों को यह गधे की बढ़ती हुई लोकप्रियता पसंद नहीं आई, खासकर राज्य के दूसरे विद्वान और दरबारी। अब सवाल यह था, क्या मुल्ला का गधा अपनी समझदारी से इन नए शत्रुओं को भी हरा पाएगा या फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाएगा? आइए जानते हैं आगे की कहानी।
राजा के दरबार में कुछ बड़े विद्वान थे जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। वे गधे की प्रसिद्धि से जलने लगे थे। एक विद्वान ने कहा, हमने सालों तक वेदशास्त्र पढ़े, तब जाकर राजा ने हमें सम्मान दिया, और अब यह गधा हमसे ज्यादा मशहूर हो रहा है। यह नाइंसाफी है। दूसरे ने कहा, हमें कुछ करना होगा। इस गधे की परीक्षा ऐसी होनी चाहिए कि यह हार जाए और इसका मजाक बन जाए। तीसरे ने सुझाव दिया, हमें राजा से कहना चाहिए कि यह गधा सिर्फ संयोग से जीत गया था, लेकिन असली विद्वानों के सामने यह टिक नहीं पाएगा। हमें एक नई चुनौती रखनी चाहिए। अब इन चालाक दरबारियों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमने सुना है कि यह गधा बहुत ज्ञानी है, लेकिन हमने अभी तक इसे असली परीक्षा में नहीं देखा। हमें इसे एक कठिन चुनौती देनी चाहिए। राजा को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने मुल्ला को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन मुल्ला अपने गधे को लेकर दरबार पहुंचे। वहां पहले से ही दरबारी मुस्कुरा रहे थे। राजा बोले, मुल्ला, तुम्हारे गधे ने पहले तो मंत्री को हरा दिया, लेकिन अब हमारे राज्य के सबसे बड़े विद्वानों की परीक्षा में इसे पास होना होगा। मुल्ला मुस्कुराए, महाराज, मेरा गधा तो बस एक सीधा सादा जानवर है, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो परीक्षा हो सकती है। दरबारी खुश हो गए। वे पहले से ही एक कठिन चुनौती तैयार कर चुके थे। पहली चुनौती, गधे को पढ़ाना। सबसे पहले एक विद्वान गधे के सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर यह सच में समझदार है तो इसे हमसे सीखना चाहिए। अब हम इसे पढ़ाएंगे। उसने एक मोटी किताब खोली और गधे के सामने रख दी। आओ गधे, संस्कृत के श्लोक पढ़ो। गधा चुपचाप खड़ा रहा। दरबारी हंसने लगे। विद्वान ने फिर पूछा, क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ रहा? मुल्ला बोले, महाराज, यह सोच रहा है कि क्या इन विद्वानों को भी पहले गधे ने पढ़ाया था। राजा हंस पड़े, लेकिन विद्वान गुस्सा हो गए। दूसरी चुनौती, ज्ञान की परख। दूसरा विद्वान आगे बढ़ा। उसने एक चमचमाता हुआ सेब निकाला और कहा, अगर यह सच में ज्ञानी है तो इसे बताना होगा कि यह सेब असली है या नकली। सेब एकदम असली जैसा दिख रहा था, लेकिन असल में वह लकड़ी का बना हुआ था। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा और गधा धीरे धीरे सेब के पास गया। उसने पहले सूंघा, फिर उसे मुंह में लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके दांत से सेब टकराया, वह तुरंत पीछे हट गया और ढेंचू ढेंचू करने लगा। मुल्ला बोले, देखा महाराज, इसने सेब को पहचान लिया कि यह नकली है। राजा ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। असली ज्ञानी वही होता है जो असली नकली में फर्क कर सके। दरबारियों के चेहरे लटक गए। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अब सबसे बड़ा और घमंडी विद्वान आगे आया। उसने कहा, गधे को एक आखिरी प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसने गधे की ओर देखा और पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? गधा चुपचाप खड़ा रहा। मुल्ला बोले, इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन पहले आप खुद बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? विद्वान ने गर्व से कहा, वेद, पुराण और शास्त्रों का ज्ञान सबसे बड़ा होता है। मुल्ला हंसे और बोले, देखो महाराज, इस गधे ने जवाब नहीं दिया क्योंकि यह जानता है कि सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। असली ज्ञानी वही होता है जो यह मानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। राजा ताली बजाने लगे। बिल्कुल सही कहा मुल्ला, यह गधा सच में ज्ञानी है।
अब दरबारी पूरी तरह हार चुके थे। अब राजा ने घोषणा की कि इस गधे को राज्य का महामंत्री घोषित किया जाएगा। दरबारी चौंक गए, क्या एक गधा महामंत्री बनेगा? राजा हंसे, अरे, जब तुम लोग अपनी चालाकियों से हार गए तो यह गधा तो सच में ज्ञानी हुआ, इसलिए आज से यह महामंत्री होगा। अब मुल्ला के गधे को सम्मान मिला, उसे राजमहल में रखा गया और उसे सबसे अच्छा खाना खिलाया जाने लगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपके निर्णय से सहमत हूं, क्योंकि अब यह गधा दरबार में अकेला नहीं होगा। गांव वाले हंस पड़े और दरबारियों के चेहरे लाल हो गए। कहानी से सीख, एक ज्ञान का घमंड करना खुद की हार का कारण बन सकता है। दो, सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है जो मानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी इंसान खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, लेकिन असली बुद्धिमान वही होता है जो अपनी सीमाएं पहचान सके। मुल्ला के गधे ने अपनी सरलता से विद्वानों को भी मात दे दी। अब सवाल यह उठता है, क्या यह गधा सच में महामंत्री बना रहा, या फिर कोई नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी? इसका जवाब मिलेगा अगली कहानी में, जब मुल्ला के गधे ने राज्य चलाया। अब तक मुल्ला का गधा पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। राजा ने घोषणा कर दी थी कि यह गधा राज्य का महामंत्री बनेगा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इस फैसले पर हंस रहे थे, कुछ लोग हैरान थे और कुछ दरबारी अब भी गुस्से से जल रहे थे। लेकिन असली मजा तो तब आया जब इस गधे ने सच में राज्य के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है, क्या गधा सच में महामंत्री बनकर कुछ कर पाया, या यह सब एक मजाक बनकर रह गया? राजा ने आदेश दिया कि गधे को महामंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। जैसे ही गधा सोने की जड़ाऊ कुर्सी पर बैठा, दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। एक दरबारी फुसफुसाया, अब तो राज्य का सत्यानाश हो जाएगा। दूसरा बोला, एक गधा मंत्री बनेगा? यह तो हमारी बेइज्जती है। मुल्ला हंसकर बोले, चिंता मत करो, यह गधा तुमसे ज्यादा समझदार निकलेगा। राजा ने गधे से कहा, अब तुम महामंत्री हो, राज्य के लिए पहला फैसला लो। गधा चुपचाप खड़ा रहा और धीरे धीरे अपना सिर हिलाने लगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, गधा कह रहा है कि राज्य में टैक्स कम कर देना चाहिए ताकि जनता खुशहाल हो सके। राजा ने सिर हिलाया, सही कहा, टैक्स कम किया जाएगा। दरबारी चौंक गए। वे जानते थे कि अगर टैक्स कम हुआ तो राजा को जनता की ओर से ज्यादा समर्थन मिलेगा और उनकी लूटपाट खत्म हो जाएगी। अब एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके मंत्री मुझसे रिश्वत मांगते हैं, न्याय कीजिए। राजा ने गधे की ओर देखा। गधा अचानक जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। मुल्ला बोले, गधा कह रहा है कि जो रिश्वत ले उसे गधे की तरह दंड मिलना चाहिए। राजा ने आदेश दिया, आज से जो भी रिश्वत लेगा उसे गधे की तरह पूरे बाजार में घुमाया जाएगा। अब दरबारी पसीना पसीना हो गए। वे जानते थे कि अगर यह कानून लागू हुआ तो वे सब पकड़े जाएंगे। अब दरबारी महामंत्री गधे से छुटकारा पाने की साजिश रचने लगे। हमें कुछ करना होगा। अगर यह गधा ऐसे ही फैसले लेता रहा तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। एक दरबारी ने सुझाव दिया, अगर हम इसे साबित कर दें कि यह गधा कोई समझदारी नहीं रखता तो राजा इसे हटा देगा। अब उन्होंने एक चाल चली। अगले दिन दरबार में एक दरबारी बोला, महाराज, अगर यह गधा सच में ज्ञानी है
तो इसे गणित का एक कठिन सवाल हल करना चाहिए। राजा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पूछो। दरबारी ने गधे के सामने खड़े होकर कहा, अगर 5 लोग 5 दिन में 5 कुएं खोद सकते हैं तो 100 लोग 100 दिन में कितने कुएं खोदेंगे? गधा चुपचाप खड़ा रहा। अब दरबारी हंसने लगे। देखा, यह जवाब नहीं दे सकता। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, गधा सोच रहा है कि यह सवाल व्यर्थ है, क्योंकि अगर 100 लोग मिलकर खुदाई करें तो वे अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर कुएं खोदेंगे, जिससे समय कम लगेगा। राजा ने ताली बजाई। बिल्कुल सही। यह सवाल ही गलत था। अब दरबारी चुप हो गए। अब दरबारियों ने आखिरी चाल चली। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम इस गधे की परीक्षा के लिए इसे जंगल भेजते हैं। अगर यह वापस लौट आया तो यह सच में ज्ञानी है। अगर नहीं लौटा तो यह सिर्फ एक आम गधा है। राजा ने यह चुनौती मान ली। मुल्ला को भी यह मंजूर था। गधे को जंगल में छोड़ दिया गया। गधे को जंगल में छोड़ने के बाद पूरा राज्य इंतजार करने लगा। कुछ लोग बोले, अब तो गधा नहीं लौटेगा। कुछ बोले, अगर यह लौटा तो यह चमत्कारी होगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, यह गधा बुद्धिमान है। अब सवाल उठता है, क्या गधा सच में वापस आएगा या वह जंगल में ही खो जाएगा? इसका जवाब मिलेगा अगली कहानी में, जब मुल्ला का गधा राजा बन गया। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा अब तक राज्य का महामंत्री बन चुका था। उसने अपने चतुराई भरे फैसलों से रिश्वतखोरी रोकी, टैक्स कम करवाया और दरबारियों को भी मात दे दी। लेकिन अब दरबारी चालाकी से उसे जंगल में छोड़ आए थे। सवाल यह था, क्या वह गधा वापस आएगा? और अगर आया तो क्या होगा? गधा जंगल में अकेला था। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं था। कुछ दिनों तक वह जंगल में भटकता रहा। कभी वह आम के पेड़ों के नीचे विश्राम करता तो कभी नदियों से पानी पीता। जंगल के जानवरों को यह देखकर हैरानी हुई कि एक गधा अकेले घूम रहा है। एक दिन एक शेर की नजर इस गधे पर पड़ी। शेर ने सोचा, वाह, यह तो एक आसान शिकार है। शेर ने गधे की ओर छलांग लगाई, लेकिन तभी गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि शेर घबरा गया और भाग गया। अब जंगल के बाकी जानवर गधे की तरफ देखने लगे। अगर यह शेर से नहीं डरता तो यह जरूर कोई महान जीव होगा। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर गधे को सम्मान देने लगे। कुछ समय बाद जंगल के जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि यह गधा उनका राजा बनेगा। हाथी, बंदर, हिरण, लोमड़ी सभी जानवर गधे को जंगल का नया राजा मानने लगे। अब मुल्ला का गधा जंगल का राजा बन गया था। उधर जब कई हफ्तों तक गधा वापस नहीं आया तो दरबारी खुश हो गए। अब तो हमारी चाल कामयाब हो गई। गधे से छुटकारा मिल गया। लेकिन तभी एक दिन खबर आई कि जंगल में एक नया राजा बन चुका है और वह राजा कोई और नहीं बल्कि वही गधा था। राजा ने सुना तो हैरान रह गए। क्या, मेरा महामंत्री जंगल का राजा बन गया? मुल्ला हंसकर बोले, महाराज, असली ज्ञानी वही राजा होता है जो जहां भी जाए सम्मान पाए। यह गधा अब जंगल में भी राजा बन गया। अब दरबारी डर गए। वे सोचने लगे, अगर गधा जंगल में राजा है तो क्या होगा अगर वह अपनी सेना के साथ वापस आ गया? कुछ दिनों बाद जंगल के जानवरों ने सोचा कि उनके राजा को असली राजमहल में वापस जाना चाहिए। वे सब मिलकर गधे को राज्य की सीमा तक छोड़ने आए। गधा अब और भी शक्तिशाली लग रहा था। उसकी चाल में एक अलग ही शान थी।
राजमहल में उसे देखकर राजा खुद ताज्जुब में पड़ गए। राजा ने गधे की वापसी का जश्न मनाया और उसे सम्मानित किया। गधे ने वापस आते ही एक आखिरी फैसला लिया। मुल्ला ने घोषणा की, मेरा गधा कहता है कि अब यह अपने जंगल में वापस जाएगा, क्योंकि वहां के जानवर इसे सम्मान देते हैं, जबकि यहाँ के लोग इसे मूर्ख समझते हैं। राजा ने सहमति दी। अब गधा जंगल का राजा बन चुका था। कहानी से सीख। एक, जो सच में ज्ञानी होता है वह कहीं भी सम्मान पा सकता है। 2, बुद्धिमत्ता सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि व्यवहार और चतुराई से आती है। मुल्ला का गधा अब जंगल का राजा बन चुका था। उसने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति बुद्धिमत्ता में होती है, न कि सिर्फ दिखावे में। राजा, मुल्ला और पूरा दरबार इस बात को मान गया कि यह गधा सच में विद्वान गधा था। और इस तरह मुल्ला का गधा हमेशा के लिए एक महान कहानी बन गया, जिसे लोग सदियों तक याद रखते रहेंगे। कहानी 3। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया, जो कोई इस शहर में सबसे अनोखा और बेजोड़ काम करेगा, उसे मैं सोने की 100 अशर्फियां इनाम में दूंगा। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर कोई सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जो राजा को अनोखा लगे। कुछ लोगों ने जादूगरी दिखाई, कुछ ने ताकत का प्रदर्शन किया, तो कुछ ने नाच गाने से राजा का मनोरंजन करने की कोशिश की। लेकिन राजा किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन भी उस शहर में रहते थे। वे अपनी चतुराई और मजाकिया स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने राजा की चुनौती सुनी तो उनके दिमाग में एक अनोखी योजना आई। वे चुपचाप अपने घर गए और एक खाली बोरी लेकर महल की ओर चल पड़े। जब मुल्ला दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, तो मुल्ला, तुम क्या अनोखा काम कर सकते हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं अभी आपके सामने एक ऐसा कारनामा करने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुकता से मुल्ला को देखने लगे। मुल्ला ने अपनी खाली बोरी को दरबार के बीचों बीच रखा और बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोले, अब इस बोरी में कुछ ऐसी चीज डालूंगा जो पूरे महल में तहलका मचा देगी। राजा और दरबारियों की जिज्ञासा बढ़ गई। वे सोचने लगे कि शायद मुल्ला कोई जादू करने वाले हैं। लेकिन तभी मुल्ला ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और उसमें से एक अदृश्य चीज निकालकर बोरी में डालने का नाटक किया। फिर उन्होंने दोबारा ऐसा किया और बार बार ऐसा ही करने लगे, मानो वे कोई कीमती वस्तु बोरी में डाल रहे हों। राजा को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, मुल्ला, तुम इसमें क्या डाल रहे हो? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इसमें दरबारियों की समझदारी डाल रहा हूं। यह सुनकर पूरा दरबार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर कुछ दरबारी गुस्से में बोले, यह कैसी मूर्खता है मुल्ला? हमारी समझदारी कैसे इस बोरी में आ सकती है? मुल्ला हंसते हुए बोले, अगर यह बोरी खाली है तो इसका मतलब है कि दरबारियों के पास समझदारी ही नहीं है। दरबारी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। राजा भी पहले हैरान हुए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई गजब की है। तुमने बिना कुछ किए ही पूरी सभा को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा ने मुल्ला की चतुराई से प्रभावित होकर उन्हें सोने की 100 अशर्फियां इनाम में दीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्या मुल्ला ने इन अशर्फियों को संभाल कर रखा या कुछ ऐसा किया जिससे पूरा शहर हैरान रह गया? क्या राजा को फिर से मुल्ला की चालाकी पर शक हुआ? कौन था वह शख्स जिसने मुल्ला को इनाम लेने के बाद लूटने की कोशिश की? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। राजा ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए ऐलान किया कि जो भी सबसे अनोखा काम करेगा,
उसे सोने की 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। जब सब अपनी अपनी कोशिशों में लगे थे, तब मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चालाकी से ऐसा अनोखा कारनामा दिखाया कि राजा और दरबार हक्के बक्के रह गए। मुल्ला को इनाम के तौर पर 100 अशर्फियां मिलीं। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब मुल्ला ने इन अशर्फियों का इस्तेमाल किया। अब आगे। जब मुल्ला नसरुद्दीन को राजा से 100 अशर्फियां मिली तो शहर के लोगों को यकीन था कि अब वह अमीर हो गए हैं। कुछ लोग उन्हें बधाई देने आए तो कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। लेकिन मुल्ला ने हमेशा की तरह चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने इन 100 अशर्फियों में से आधी को तुरंत एक बोरी में डाला और शहर के बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में एक पुराना दोस्त मिला जिसने पूछा, मुल्ला तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? मुल्ला हंसते हुए बोले, आज मैं इन अशर्फियों से ऐसा कुछ करने जा रहा हूं जिससे पूरा शहर चर्चा में आ जाएगा। दोस्त ने हैरानी से पूछा, क्या तुम कोई व्यापार करने जा रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए, नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करूंगा जो लोग ताउम्र याद रखेंगे। मुल्ला सीधा शहर के सबसे महंगे होटल में पहुंचे। यह वही होटल था जहां राजा के खास लोग और बड़े व्यापारी खाना खाते थे। आम लोगों के लिए यहां आना किसी सपने से कम नहीं था। मुल्ला ने जैसे ही होटल में कदम रखा, वहां बैठे रईस लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। होटल का मालिक भी घबरा गया और बोला, मुल्ला, यहां आने की तुम्हारी औकात नहीं है। यहां सिर्फ बड़े लोग आते हैं। मुल्ला ने अपनी अशर्फियों की थैली निकाली और जोर से टेबल पर पटकी। आज इस होटल का सबसे महंगा खाना मंगवाओ। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। मालिक भी हैरान रह गया और बोला, क्या सच में? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। और हाँ, यह मत भूलना कि आज का खाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे शहर के गरीब लोगों के लिए होगा। मालिक ने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब मुल्ला ने अशर्फियां गिनना शुरू की तो उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि शहर के गरीबों को बुलाकर शानदार दावत दी जाए। जब गरीब लोग होटल में पहुंचे और उन्हें शानदार खाना परोसा गया तो वहां बैठे रईस लोगों का मुंह उतर गया। उन्होंने सोचा था कि यह होटल सिर्फ उनके लिए है, लेकिन आज मुल्ला ने यह भ्रम तोड़ दिया था। एक रईस आदमी जो राजा का मंत्री था, गुस्से में बोला, मुल्ला, यह तुम क्या कर रहे हो? यह होटल हमारे जैसे लोगों के लिए है, न कि इन गरीबों के लिए। मुल्ला ने एक कौर मुंह में डालते हुए कहा, खाना तो सबका हक है मंत्री जी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे खरीद सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन आज सब एक बराबर हैं। यह सुनकर वहां बैठे कई लोगों को शर्म आई। गरीब लोगों ने दावत का भरपूर मजा लिया और जाते समय मुल्ला का धन्यवाद किया। मुल्ला के इस अनोखे कदम की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लेकिन जब कोई अमीर आदमी किसी गरीब की मदद करता है तो कुछ लोगों को यह रास नहीं आता। मुल्ला जब होटल से बाहर निकले तो कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। उनके नेता ने कहा, मुल्ला, हमने सुना है कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारी अशर्फियां बची हैं। अगर तुम्हें सही सलामत रहना है तो हमें वो अशर्फियां दे दो। मुल्ला जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, अशर्फियां देने की जरूरत ही क्या है? मैं खुद ही तुम्हें इनाम देना चाहता था। बदमाशों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हम बेवकूफ नहीं हैं मुल्ला, हमें सीधे अशर्फियां दो। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम सब मिलकर एक सवाल का जवाब दो। बदमाशों ने सोचा कि सवाल तो आसान ही होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, पूछो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम लोग इतने बहादुर हो कि एक आदमी को लूट सकते हो तो क्या तुम लोग इतने बहादुर हो कि राजा के महल में जाकर खजाना चुरा सको?
बदमाश चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे सफेद पड़ गए। मुल्ला ने आगे कहा, क्योंकि अगर तुम राजा के डर से वहां चोरी नहीं कर सकते तो यह साबित होता है कि तुम सिर्फ कमजोर लोगों को ही लूट सकते हो, और जो सिर्फ कमजोरों पर धौंस जमाता है वह बहादुर नहीं, कायर होता है। यह सुनकर बदमाशों को शर्म आई। उनमें से एक ने धीरे से कहा, मुल्ला, तुम बहुत चालाक हो। हमने आज तक कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। मुल्ला मुस्कुराए, अब सोच लो और अपने रास्ते बदल लो। बदमाशों ने अपनी गलती मानी और वहां से चले गए। अब मुल्ला के पास कुछ ही अशर्फियां बची थीं। उन्होंने सोचा कि इनका भी कोई अच्छा उपयोग किया जाए। वह बाजार गए और एक गरीब फकीर को देखा जो भीख मांग रहा था। मुल्ला ने उसे कुछ अशर्फियां दीं। फकीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मुल्ला, तुम खुद इतने अमीर नहीं हो फिर भी मुझे दे रहे हो। मुल्ला हंसे, मैंने सीखा है कि पैसा अगर किसी के काम न आए तो उसका कोई मतलब नहीं। अगले ही दिन राजा को जब यह खबर मिली कि मुल्ला ने अपनी सारी अशर्फियां दूसरों की भलाई में खर्च कर दी तो वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, हम सबको मुल्ला से सीखना चाहिए कि असली अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। क्या राजा ने मुल्ला को फिर से बुलाया और कोई नई चुनौती दी? क्या मुल्ला फिर से दरबारियों को अपनी चतुराई से चौंका पाए, या इस बार मुल्ला खुद किसी मुश्किल में फंस गए? मुल्ला नसरुद्दीन को राजा से 100 अशर्फियां इनाम में मिली, लेकिन उन्होंने इनका उपयोग खुद पर खर्च करने के बजाय शहर के गरीबों के लिए कर दिया। उन्होंने सबसे महंगे होटल में दावत दी, गरीबों को भरपेट खिलाया और फिर अपनी बाकी अशर्फियां जरूरतमंदों में बांट दीं। जब कुछ बदमाशों ने उन्हें लूटने की कोशिश की तो मुल्ला ने अपनी चतुराई से उन्हें ही सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आगे। जब राजा को पता चला कि मुल्ला ने अपनी सारी अशर्फियां दूसरों की भलाई में खर्च कर दी हैं तो वे बहुत प्रभावित हुए। लेकिन साथ ही उनके मन में एक नया सवाल उठा, क्या मुल्ला सच में इतने बुद्धिमान हैं या यह सब उनकी किस्मत का खेल था? राजा ने सोचा कि अब मुल्ला की बुद्धिमानी की असली परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। जब सैनिक मुल्ला के पास पहुंचे और उन्हें राजा के बुलावे की खबर दी तो मुल्ला मुस्कुराए और बोले, लगता है राजा साहब ने फिर से कुछ दिलचस्प सोच रखा है। मुल्ला जब महल पहुंचे तो दरबारियों की भीड़ जमा थी। सभी लोग उत्सुक थे कि इस बार राजा मुल्ला से क्या पूछने वाले हैं। राजा ने सिंहासन पर बैठकर गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, तुमने अपनी अशर्फियों को बहुत ही अनोखे तरीके से खर्च किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी असली बुद्धिमानी की परीक्षा लूंगा। अगर तुम इस चुनौती को पार कर पाए तो तुम्हें और भी बड़ा इनाम मिलेगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपकी चुनौती सुनने के लिए मैं तैयार हूं। राजा ने कहा, हमारे दरबार में कई विद्वान और ज्ञानी लोग हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन सभी से एक ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर सब अलग अलग दें। दरबारियों ने सोचा कि यह असंभव है। अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो विद्वान उसका एक ही सही उत्तर देंगे। लेकिन मुल्ला जानते थे कि राजा को चौंकाने के लिए कुछ अनोखा करना पड़ेगा। मुल्ला ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, सभी लोग ध्यान से सुने। मेरा सवाल है, सबसे अच्छा आदमी कौन है? जैसे ही उन्होंने यह सवाल पूछा, दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, सबसे अच्छा आदमी वह होता है जो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता हो। दूसरा बोला, नहीं, सबसे अच्छा आदमी वह होता है जो सबसे अमीर हो। तीसरा बोला, गलत, सबसे अच्छा आदमी वह होता है जो सबसे ज्यादा दयालु हो। चौथा बोला, नहीं,
सबसे अच्छा आदमी तो वही है जिसे राजा पसंद करता है। इस तरह हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। राजा हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुमने यह कैसे किया? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई एक जवाब नहीं होता। हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से जवाब देता है। राजा ने सिर हिलाया, वाह, यह तो कमाल की चालाकी थी। राजा ने फिर एक और परीक्षा ली। उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में खड़े कुछ लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। कोई कह रहा था सोना, कोई कह रहा था हीरे जवाहरात, तो कोई कह रहा था कि राजा की ताकत सबसे कीमती चीज है। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज वह है जो खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती। राजा ने सोचा और कहा, जैसे? मुल्ला ने जवाब दिया, समय। समय सबसे कीमती चीज है। सोना चांदी तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राजा और दरबारी कुछ देर तक चुप रहे। फिर राजा ने जोर से तालियां बजाईं और बोले, मुल्ला, तुम्हारा जवाब सच में बहुत गहरा है। अब राजा ने मुल्ला को एक कठिन परीक्षा में डालने की सोची। उन्होंने दो लोगों को बुलाया जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक कह रहा था कि उसने दूसरे को उधार में पैसे दिए थे, जबकि दूसरा कह रहा था कि उसने कोई पैसा नहीं लिया। राजा ने मुल्ला से कहा, अब बताओ, इनमें से कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है? मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक चतुराई भरा तरीका अपनाया। उन्होंने पहले व्यक्ति से पूछा, तुमने इसे कब और कितने पैसे उधार दिए? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, 3 महीने पहले 100 अशर्फिया। फिर मुल्ला ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने 100 अशर्फिया ली थीं? दूसरा व्यक्ति झिझक गया। उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं ली। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तब हम राजा के खजाने से 100 अशर्फिया देंगे और इन जनाब को वापस कर देंगे। लेकिन राजा ने पूछा, लेकिन क्या मुल्ला? मुल्ला बोले, अगर 3 दिनों के अंदर इस आदमी ने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो उसे राजा के नाम पर जुर्माना भरना होगा। यह सुनते ही दूसरा व्यक्ति घबरा गया और सच बोल पड़ा, ठीक है, ठीक है। मैंने पैसे लिए थे, लेकिन वापस करने का मन नहीं था। राजा हंसने लगे और बोले, वाह मुल्ला, तुम तो सचमुच बहुत चतुर हो। अब राजा पूरी तरह मान चुके थे कि मुल्ला सिर्फ मजाकिया नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हैं। उन्होंने घोषणा की, आज से मुल्ला नसरुद्दीन हमारे दरबार के विशेष सलाहकार होंगे। लेकिन मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, मुझे सलाहकार नहीं बनना। मुझे तो बस अपनी आजादी पसंद है। मैं जब चाहे, जहां चाहे, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। राजा ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें ढेरों इनाम देकर विदा किया। अगला भाग, जब राजा ने मुल्ला से अनोखा सवाल पूछा। राजा ने पूछा, मुल्ला, दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? क्या मुल्ला इस बार भी अपने मजेदार जवाब से सबको चौंका पाएंगे? या इस बार कोई और ही चाल चल देगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। राजा ने मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कई चुनौतियां दीं। मुल्ला ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से सभी सवालों के ऐसे जवाब दिए कि पूरा दरबार चकित रह गया। आखिर में राजा ने उन्हें अपना विशेष सलाहकार बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मुल्ला ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें अपनी आजादी सबसे प्रिय है। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। राजा मुल्ला से बेहद प्रभावित थे, लेकिन उनके मन में एक आखिरी सवाल था।
उन्होंने मुस्कुराते हुए मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुमने दुनिया देखी है, लोगों को समझा है। अब मुझे यह बताओ, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुकता से मुल्ला की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि मुल्ला इस सवाल का जवाब देने में कुछ समय लेंगे, लेकिन मुल्ला तुरंत मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज इंसान की फितरत है। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैसे? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, इंसान बड़ा ही अजीब प्राणी है। जब वह बच्चा होता है तो जल्दी बड़ा होना चाहता है। जब बड़ा हो जाता है तो बचपन वापस चाहता है। जब गरीब होता है तो अमीर बनने की दौड़ में भागता है। जब अमीर बन जाता है तो शांति और सुकून के लिए तरसता है। इंसान अपनी सेहत को बर्बाद करता है ताकि पैसा कमा सके, फिर उसी पैसे को अपनी सेहत वापस पाने में खर्च कर देता है। वह ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मौत करीब आती है तो पछताता है कि उसने जिंदगी को जिया ही नहीं। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ दरबारियों के चेहरे पर सोच विचार के भाव थे, तो कुछ ऐसे थे जैसे उन्हें अपनी ही जिंदगी पर शर्म आ रही हो। राजा ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, मुल्ला, तुमने एक ही जवाब में जिंदगी का पूरा सार बता दिया। अब मुल्ला दरबार से विदा लेने को तैयार थे। राजा ने उन्हें ढेर सारे इनाम और सोने की अशर्फियां दी, लेकिन मुल्ला ने सिर्फ कुछ ही अशर्फियां लीं और बाकी को जरूरतमंदों में बांट दिया। राजा ने पूछा, मुल्ला, तुमने इतने सारे इनाम क्यों ठुकरा दिए? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरी जरूरतें कम हैं। मैं इस दुनिया में एक यात्री हूँ। अगर मैं बहुत सारा बोझ लेकर चलूंगा तो मेरी यात्रा मुश्किल हो जाएगी। राजा ने मुल्ला को ससम्मान विदा किया। अंत में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी ऊँटनी पर सवार होकर शहर से बाहर निकले और अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। पीछे रह गया उनका नाम, उनकी कहानियां और उनकी अनमोल बुद्धिमानी, जो सदियों तक लोगों को हंसाने और सिखाने का काम करती रही। सीख इस कहानी से, समय सबसे अनमोल चीज है, इसे बर्बाद मत करो। दौलत से ज्यादा जरूरी खुशियां और शांति होती हैं। जिंदगी जियो, बस गुजारो मत। जो कुछ पास है उसकी कदर करो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। कहानी समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगली बार मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानियों के लिए तैयार रहिए। कहानी 4। सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर गांव के बाजार गए। उनकी जेब में एक चमचमाता सोने का सिक्का था, जिसे वे बहुत संभाल कर रखे हुए थे। यह सिक्का किसी ने उन्हें इनाम में दिया था और वे इसे बहुत कीमती मानते थे। बाजार में चहल पहल थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और व्यापारी सौदे कर रहे थे। मुल्ला इधर उधर घूम रहे थे, तभी एक दुकानदार ने उन्हें आवाज दी, अरे मुल्ला, क्या तुम आज कुछ खरीदोगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, लेकिन सोच रहा हूं कि इस सोने के सिक्के को खर्च करूं या नहीं। दुकानदार की आंखें सिक्के को देखकर चमक उठीं। उसने कहा, अरे, तुम्हारे पास सोने का सिक्का है, इससे तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो। अच्छा खाना, नए कपड़े, गहने या फिर कोई कीमती चीज। मुल्ला सोच में पड़ गए। उन्होंने सिक्के को हथेली पर रखकर उसे घुमाया और बोले, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने इसे खर्च कर दिया तो यह मेरे पास नहीं रहेगा, और अगर इसे बचाकर रखा तो भी यह किसी काम का नहीं होगा। लोग उनकी इस अजीब दलील पर हंस पड़े। बाजार से लौटते समय मुल्ला को रास्ते में कुछ दोस्तों ने घेर लिया।
एक ने पूछा, मुल्ला, तुम इस सोने के सिक्के का क्या करोगे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह तो अभी तय नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसे नदी में फेंक दूं। नदी में फेंक दोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? दूसरे दोस्त ने आश्चर्य से कहा। तीसरा बोला, अरे, यह सोने का सिक्का है। इससे तो तुम आराम से कई महीनों तक शाही जिंदगी जी सकते हो। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, लेकिन यह भी तो सोचो कि यह सिक्का मेरे लिए कितना बोझ बन गया है। जब से यह मेरे पास आया है, मैं लगातार इसके बारे में सोच रहा हूं, इसे खर्च करूं या बचा कर रखूं। लोगों को यह बात समझ नहीं आई। वे सोच में पड़ गए कि क्या वाकई कोई व्यक्ति इतना बड़ा धन सिर्फ इसलिए छोड़ सकता है क्योंकि वह सोच सोचकर परेशान हो गया है। थोड़ी ही देर में सभी लोग चलते चलते नदी किनारे पहुंच गए। वहां का पानी साफ था और सूरज की किरणें पानी में चमक रही थीं। मुल्ला ने जेब से सोने का सिक्का निकाला और उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने सबकी ओर देखा और जोर से बोले, देखो, यह सोने का सिक्का है। यह बहुत कीमती है। इससे मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूं। लेकिन यह मेरे दिमाग में हर समय घूमता रहता है। अगर इसे रखता हूं तो चिंता होती है कि कोई इसे चुरा न ले। अगर इसे खर्च करता हूं तो डर रहता है कि कहीं मैं इसे बेकार की चीजों पर न लुटा दूं। और अगर इसे किसी को उधार दे दूं तो चिंता रहेगी कि वह वापस करेगा या नहीं। लोग अब भी नहीं समझ पाए कि मुल्ला क्या कहना चाहते हैं। तभी मुल्ला ने अचानक सिक्के को हवा में उछाला और उसे नदी में फेंक दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मुल्ला ने सच में सोने का सिक्का नदी में फेंक दिया है। एक आदमी घबराकर बोला, अरे, तुमने यह क्या कर दिया, मुल्ला? यह तो बहुत बड़ी कीमत का था। दूसरा चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी बड़ी दौलत को पानी में फेंक दिया। तीसरा आदमी सिर पकड़कर बोला, किसी को दान दे देते, किसी जरूरतमंद की मदद कर देते, लेकिन इसे फेंकने की क्या जरूरत थी? लेकिन मुल्ला शांत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ, क्या यह सिक्का अब भी मेरा है? सबने एक स्वर में कहा, नहीं। मुल्ला बोले, और क्या अब मुझे इसकी चिंता है? सबने फिर कहा, नहीं। फिर मुल्ला बोले, तो देखो, यह सिक्का मेरे पास होते हुए भी मेरे लिए बोझ था। जब तक यह मेरे पास था, मैं इसे लेकर चिंतित था। लेकिन अब जब यह चला गया तो मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा हूं। अब न कोई चिंता है, न कोई डर। लोग अब समझ चुके थे कि मुल्ला का यह कदम महज पागलपन नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी सीख छिपी थी। कभी कभी हम चीजों को इतनी अहमियत देने लगते हैं कि वे हमारे मनमस्तिष्क पर हावी हो जाती हैं। हम सोने चांदी, पैसे, संपत्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में यह सब हमारे लिए बोझ बन जाता है। अगर कोई चीज हमारे मन को अशांत कर रही हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। लोग अब सर हिला रहे थे। कुछ ने अपनी जेब में पड़े सिक्कों को देखा और सोचा कि कहीं वे भी इन चीजों के गुलाम तो नहीं बन गए हैं। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम्हारी बात में दम है। असली सुख दौलत में नहीं, बल्कि संतोष में है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं और वे हमारे मन को भारी कर देती हैं। दौलत अच्छी चीज है, लेकिन अगर यह चिंता और तनाव का कारण बन जाए तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने अनोखे अंदाज में यह सबक सिखाया कि संपत्ति हमारी सेवा के लिए होती है, न कि हमें उसका गुलाम बनना चाहिए। कहानी 5।
गांव में दो लोगों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया था। मामला यह था कि रहीम और करीम, दो पड़ोसी, एक ही जमीन के टुकड़े पर अपना अपना दावा कर रहे थे। रहीम का कहना था, यह जमीन मेरे बाप दादा की थी और करीम इसे जबरदस्ती हड़पना चाहता है। करीम ने पलटकर जवाब दिया, झूठ, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, रहीम इसे धोखे से अपना बता रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि पंचायत भी इसका हल नहीं निकाल पाई और आखिरकार यह विवाद अदालत तक पहुंच गया। अब जज ने आदेश दिया कि जो भी इस मामले का गवाह है उसे बुलाया जाए। संयोग से मुल्ला नसरुद्दीन वहां मौजूद थे जब यह झगड़ा हुआ था, इसलिए अदालत ने उन्हें गवाह के रूप में बुलाया। गांव के लोग भी उत्साहित थे, अब मजा आएगा। मुल्ला की गवाही कोई साधारण गवाही नहीं होगी। अदालत में जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचे, जज ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, आपको शपथ लेनी होगी कि आप केवल सच बोलेंगे। मुल्ला ने आंखें मटकाई और बोले, अगर मुझे सिर्फ सच बोलना होगा तो फिर झूठ कौन बोलेगा। यह सुनकर जज ने गहरी सांस ली और बोले, मुल्ला, कृपया गंभीर रहिए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जज साहब, अगर आप मुझे गंभीर देखना चाहते हैं तो मुझे अदालत नहीं, किसी श्मशान में बुलाना चाहिए था। अब जज को समझ आ गया कि आज की सुनवाई आसान नहीं होने वाली। उन्होंने मुल्ला से पूछा, तो बताइए, जब झगड़ा हुआ तब आप वहां थे? मुल्ला ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैं वहां था, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि मैं वहीं था या कहीं और। अब वकील भड़क गया, ये क्या बात हुई, आप थे या नहीं? मुल्ला बोले, मैं वहीं था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। और आप जानते हैं, अगर आदमी का दिमाग कहीं और हो तो फिर शरीर का वहां होना कोई मायने नहीं रखता। अब अदालत में ठहाके लगने लगे। जज ने गुस्से में कहा, मुल्ला, सीधे सीधे जवाब दीजिए। ठीक है मुल्ला, हमें यह बताइए कि जब रहीम और करीम झगड़ रहे थे तो कौन सही था? हुजूर, जब झगड़ा हो रहा था तो रहीम मुझे सही लगा। तो इसका मतलब रहीम सही है? नहीं, जब करीम ने अपनी बात रखी तो वह भी सही लगा। वकील गुस्से में, मुल्ला, यह कैसे हो सकता है? दोनों ही सही कैसे हो सकते हैं? हुजूर, जब आपने बात की तो आप भी सही लगे। अब अदालत में सबकी हंसी छूट गई। जज ने अपना माथा पीट लिया। अब जज ने सीधे सीधे सवाल करने का फैसला किया। जज, मुल्ला, जब तुमने झगड़ा होते देखा तो क्या तुमने सुना कि जमीन का असली मालिक कौन है? मुल्ला, जी हाँ, मैंने सुना। जज, तो फिर साफ साफ बताओ कि जमीन किसकी है? मुल्ला थोड़ा रुके, फिर बोले, जज साहब, मैंने जमीन से खुद पूछा था कि वह किसकी है। अब सभी चौंक गए। जज ने चौंक कर पूछा, तुमने जमीन से पूछा? और उसने क्या कहा? मुल्ला गंभीर हो गए और बोले, हुजूर, जमीन ने कहा कि वह किसी इंसान की नहीं बल्कि खुद उसकी है। वह तो यहाँ हजारों सालों से है, इंसान तो आते जाते रहते हैं। अदालत में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब वकील और जज परेशान हो चुके थे। वकील ने गुस्से में कहा, मुल्ला, यह अदालत का समय बर्बाद करने जैसा है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अदालत का समय बर्बाद कौन कर रहा है, मैं जो सच बोल रहा हूं या ये दोनों जो एक बेकार चीज के लिए लड़ रहे हैं? अब सब हंसने लगे। जज ने भी अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुल्ला, यह तो सही बात कही तुमने। सच में जमीन इंसानों की नहीं बल्कि इंसान जमीन के होते हैं। अब रहीम और करीम सोच में पड़ गए। दोनों को समझ आ गया कि वे एक मामूली जमीन के लिए अपनी शांति और दोस्ती को दांव पर लगा रहे थे।
रहीम ने कहा, जज साहब, मुल्ला नसरुद्दीन सही कह रहे हैं। हम इस जमीन को लेकर झगड़ रहे हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे तब यह जमीन किसी और की हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम इसे आपस में बांट लें और शांति से रहें। करीम ने भी सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी अब यह झगड़ा बेकार लग रहा है। मैं रहीम के साथ मिलकर इसका हल निकालूंगा। अब जज ने राहत की सांस ली और कहा, मुल्ला नसरुद्दीन की गवाही ने इस मामले को हल कर दिया। यह मुकदमा अब खत्म किया जाता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संपत्ति और जमीन के लिए झगड़ा करना व्यर्थ है। असली खुशी इंसान के रिश्तों और शांति में है। कहानी 6। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था। उनका गांव एक छोटा सा शांत स्थान था, लेकिन वहां के लोग कभी कभी बड़े ही अजीब और लालची हो जाते थे। मुल्ला का पड़ोसी उमर बहुत ही चालाक और स्वार्थी आदमी था। उसे अपनी चीजों की बड़ी चिंता रहती थी, लेकिन जब बात दूसरों की चीजों की आती तो वह बेईमानी करने से भी नहीं चूकता। उमर के पास एक सुंदर बकरी थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह बकरी दूध भी खूब देती थी और उमर को उस पर बड़ा गर्व था। लेकिन वह हमेशा अपनी बकरी को लेकर चिंतित रहता। उसे लगता कि कोई उसकी बकरी चुरा लेगा। एक दिन उमर मुल्ला के पास आया और गुस्से में बोला, मुल्ला, मेरी बकरी हर दिन तुम्हारे आंगन में चली जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर के बाहर ऊंची बाड़ लगा लो ताकि मेरी बकरी वहां न जा सके। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन तुम्हारी बकरी मेरे घर में क्यों आती है? उमर ने झुंझलाकर कहा, मुझे क्या पता, शायद उसे तुम्हारा घर पसंद है। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, अगर तुम्हारी बकरी मेरे घर आती है तो समस्या मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम्हें अपनी बकरी को संभालना चाहिए। उमर तुनक्कर बोला, तुम बस बहाने बना रहे हो। अगर मेरी बकरी तुम्हारे घर आई और उसे कुछ हो गया तो मैं तुमसे हर जाना लूंगा। मुल्ला मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, देखते हैं। अगले दिन मुल्ला ने एक मजेदार तरकीब सोची। उन्होंने अपनी बाड़ को पहले से और छोटा कर दिया ताकि उमर की बकरी आसानी से अंदर आ सके। जैसे ही बकरी अंदर आई, मुल्ला ने उसे पकड़ लिया और अपने आंगन में बांध दिया। फिर उन्होंने उसका ध्यान अच्छे से रखा, उसे ताज़ा घास खिलाई, पानी पिलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। शाम को जब उमर बकरी को ढूंढने निकला तो उसने देखा कि उसकी बकरी मुल्ला के आंगन में आराम से बैठी थी। उमर गुस्से में चिल्लाया, मुल्ला, यह क्या कर रहे हो? मेरी बकरी मुझे वापस दो। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, क्यों? यह बकरी अब मेरी हो गई है। उमर हक्का बक्का रह गया, कैसे? यह मेरी बकरी है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह तुम्हारी बकरी होती तो यह तुम्हारे घर में होती, लेकिन यह तो मेरे घर में है। इसका मतलब यह मेरी बकरी है। उमर गुस्से में बोला, यह बकवास है। बकरी मेरी है, बस गलती से तुम्हारे आंगन में आ गई। मुल्ला ने ठहाका लगाया, अरे भाई, कल तक तुम कह रहे थे कि अगर तुम्हारी बकरी मेरे आंगन में आती है तो यह मेरी समस्या है, लेकिन अब जब यह मेरी बकरी बन गई तो यह तुम्हारी समस्या कैसे हो गई? गांव के लोग यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने उमर की शिकायत सुनी तो हंस पड़े। एक आदमी बोला, उमर भाई, कल तक तो आप कह रहे थे कि मुल्ला को अपने घर के बाहर बाड़ लगानी चाहिए। अब जब आपकी बकरी उनके घर में है तो आपको बाड़ की याद क्यों नहीं आ रही? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, सच कहें तो अब बकरी मुल्ला की हो गई। उमर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था।
गुस्से में उमर राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मुल्ला ने मेरी बकरी चुरा ली है। राजा ने मुल्ला को बुलाया और पूछा, मुल्ला, क्या यह सच है? मुल्ला ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, यह बकरी मेरे आंगन में आई और वहां बैठ गई। उमर ने खुद कहा था कि उसकी बकरी मेरे घर में आ जाए तो यह मेरी समस्या होगी, तो मैंने इसे अपना लिया। राजा हंसने लगे और बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि बकरी अब तुम्हारी हो गई? मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, अगर बकरी को सही तरीके से देखभाल मिले तो क्या फर्क पड़ता है कि वह किसकी है? राजा मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया। उमर को अपनी गलती माननी चाहिए। उमर ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोला, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं अपनी बकरी वापस ले जाना चाहता हूँ। मुल्ला ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार किसी और को दोष देने से पहले खुद की गलती देखना। गांव के लोगों ने तालियां बजाईं और उमर को अपनी बकरी वापस मिल गई। लेकिन अब वह समझ चुका था कि दूसरों पर झूठे आरोप लगाने से पहले खुद की जिम्मेदारी निभाना जरूरी होता है। सीख इस कहानी से, दूसरों पर दोष लगाने से पहले खुद की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर कोई अपनी गलती मान ले तो उससे सबक जरूर सीखना चाहिए। बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिर सकता है। अंत में, गांव के लोग अब जब भी किसी को बेवजह शिकायत करते देखते तो हंसकर कहते, देखो, कहीं तुम भी उमर की तरह अपनी ही बकरी न गवा दो। मुल्ला ने अपनी चतुराई से एक और बार सबको सबक सिखा दिया और गांव वालों के लिए हंसी खुशी का एक और मजेदार किस्सा जोड़ दिया। कहानी 7। मुल्ला नसरुद्दीन अपने अजीबोगरीब कारनामों और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। कभी किसी को मजाक में मूर्ख बना देते तो कभी ऐसी गूढ़ बातें कह देते कि लोग सिर खुजाने लगते। एक दिन मुल्ला के मन में एक विचित्र विचार आया। उनके पास एक घोड़ा था जिसे खिलाने पिलाने में रोज अच्छी खासी रकम खर्च हो रही थी। घोड़े की सेहत भी शानदार थी, लेकिन घास और पानी पर बहुत खर्चा हो रहा था। मुल्ला सोच में पड़ गए, अगर मैं अपने घोड़े को बिना घास पानी के रहने की आदत डाल दूं तो मेरे पैसे बच सकते हैं। बस फिर क्या था, मुल्ला ने इस अजीबोगरीब प्रयोग की ठान ली। पहला दिन छोटा सा बदला। मुल्ला ने घोड़े को हमेशा की तरह घास दी, लेकिन इस बार आधी मात्रा में। घोड़े ने भी कोई विरोध नहीं किया और आराम से खा लिया। मुल्ला खुश हुए और बोले, देखो, इसे पता भी नहीं चला कि मैंने घास कम कर दी। अगले दिन उन्होंने और भी कम घास दी। घोड़े ने थोड़ा अजीब महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। हर दिन मुल्ला घास की मात्रा थोड़ा थोड़ा घटाते गए। एक हफ्ते बाद स्थिति यह हो गई कि घोड़ा आधे पेट पर जी रहा था। मुल्ला बहुत खुश थे, अब यह आदत पड़ रही है, कुछ ही दिनों में यह बिना घास पानी के भी रह लेगा। पर घोड़ा धीरे धीरे कमजोर दिखने लगा। उसकी आंखें बुझी बुझी सी रहने लगीं। लेकिन मुल्ला इस बात को अनदेखा कर रहे थे। अब मुल्ला ने सोचा कि सिर्फ घास कम करने से बात नहीं बनेगी, पानी भी धीरे धीरे कम करना होगा। उन्होंने पानी की मात्रा घटानी शुरू की। पहले दिन घोड़े को थोड़ा कम पानी मिला, फिर उससे भी कम। घोड़ा अब परेशान रहने लगा, लेकिन मुल्ला अपनी सफलता को लेकर बहुत उत्साहित थे। वाह, मेरा घोड़ा धीरे धीरे बिना पानी के जीना सीख रहा है। लेकिन घोड़े की चाल अब सुस्त होने लगी थी। वह पहले जितना फुर्तीला नहीं था, उसकी चाल में थकान झलकने लगी थी। अब तक घोड़े को नाम मात्र की घास और पानी मिल रहा था।
उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं और आंखों में सुस्ती आ गई थी। मुल्ला ने सोचा, बस कुछ और दिन और फिर यह पूरी तरह से बिना घास पानी के रहने लग जाएगा। पर घोड़ा अब धीरे धीरे ठहरने लगा था। उसकी चाल सुस्त हो गई थी, वह ज्यादा हिलडुल नहीं रहा था। गांव के कुछ लोगों ने मुल्ला को सलाह दी, मुल्ला, घोड़े की हालत अच्छी नहीं लग रही, इसे ठीक से खाना पानी दो। पर मुल्ला ने हंसकर कहा, अरे भाई, यह सब सीखने का हिस्सा है। बस 1-2 दिन और फिर यह पूरी तरह से बिना घास पानी के जीने लगेगा। गांव के लोग सिर हिलाते हुए चले गए। एक सुबह मुल्ला बड़े उत्साह के साथ अपने घोड़े को देखने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। घोड़ा जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल निढाल, बेहोश। मुल्ला भागकर उसके पास गए, उसे हिलाया डुलाया, लेकिन घोड़ा हिल भी नहीं रहा था। मुल्ला की आंखों में हैरानी थी, अरे, यह क्या हुआ? घोड़ा तो बिना घास पानी के जीना सीख ही रहा था, फिर यह अचानक मर कैसे गया? मुल्ला की इस बेवकूफी भरी हरकत की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उनके पास आने लगे और हंसते हुए बोले, मुल्ला, तुम्हारा घोड़ा तो मर गया। मुल्ला उदास होकर बोले, हाँ, यह बहुत ही अजीब बात हुई। जब यह पूरी तरह बिना खाने पीने के रहने की आदत डाल ही रहा था, तब मर क्यों गया? गांव के लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। किसी ने कहा, मुल्ला, अगर बिना खाना पानी के जीना सीखना संभव होता, तो हम इंसान ही सबसे पहले सीखते। अब मुल्ला को समझ आ चुका था कि उनका प्रयोग पूरी तरह से विफल हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, शायद यह सही कह रहे हो। अगर किसी को उसकी जरूरत की चीजों से वंचित किया जाए, तो वह जी नहीं सकता। गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, जीवन जीने के लिए ईंधन चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। घास और पानी घोड़े के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना इंसान के लिए रोटी और पानी। मुल्ला सिर झुकाकर बोले, अब मैंने सीख लिया कि बेवकूफी भरे प्रयोग करने से अच्छा है कि हम जीवन की सच्चाइयों को समझें। कहानी से सीख, हर चीज की एक सीमा होती है। जब हम किसी को उसकी जरूरत की चीजें देने से रोकते हैं, तो उसका नुकसान होता है। पैसे बचाने के चक्कर में कभी कभी हम जरूरी चीजें भी नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। अंत में मुल्ला को इस घटना से बड़ी सीख मिली। उन्होंने दोबारा कभी ऐसा प्रयोग नहीं किया और समझ गए कि जिंदगी में हर चीज की एक जरूरत होती है। और इस तरह मुल्ला का अनोखा घोड़ा, जो बिना घास पानी के चलना सीख रहा था, हमेशा के लिए एक मजेदार कहानी बन गया, जिससे लोग सीख ले सकें। कहानी 8। गर्मी के दिन थे और गांव में रातें शांतिपूर्ण बीत रही थीं। लेकिन एक सुबह जब लोग उठे, तो गांव के एक बड़े व्यापारी हमीद के घर से सोने और चांदी के सिक्के चोरी हो जाने की खबर आग की तरह फैल गई। हमीद बड़ा ही चालाक आदमी था और हमेशा अपने पैसे को लेकर बहुत सतर्क रहता था। चोरी की खबर सुनकर गांव वाले भी चिंता में पड़ गए। सबको लगने लगा कि गांव में कोई नया चोर आ गया है। हमीद रोते बिलखते पंचायत के पास पहुंचा और बोला, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे घर से किसी ने सारी दौलत चुरा ली है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पंचायत ने मामले की जांच शुरू की। कुछ देर बाद हमीद ने पंचायत में खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी मुल्ला नसरुद्दीन ने की है। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने मुल्ला को कभी भी गलत काम करते नहीं देखा था। पंचायत के मुखिया ने पूछा, हमीद, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुल्ला ने चोरी की? हमीद ने गुस्से से जवाब दिया, क्योंकि मैं चोरी वाली रात जब बाहर गया था, तो मैंने मुल्ला को मेरे घर के पास घूमते हुए देखा था।
गांव के लोग फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि मुल्ला पर शक करना गलत है, तो कोई कह रहा था कि हो सकता है यह सच हो। मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया गया। उन्होंने पूरी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिर्फ घर के पास घूमना ही सबूत है तो फिर तो आधा गांव चोर निकल आएगा। पंचायत का मुखिया गंभीर होकर बोला, मुल्ला, तुम खुद को निर्दोष कैसे साबित कर सकते हो? मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर मैं चोरी करता तो क्या मैं इतनी आसानी से गांव में घूमता? चोर तो छुपकर भाग जाता। एक बुजुर्ग आदमी बोला, बात तो सही है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ठोस सबूत चाहिए। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं एक मजेदार तरीका अपनाता हूं जिससे सच अपने आप सामने आ जाएगा। मुल्ला ने पंचायत से कहा, आप सभी को मेरे साथ कुछ करने की जरूरत है। मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे असली चोर खुद ही पकड़ में आ जाएगा। गांव वाले उत्सुक हो गए। पंचायत ने हामी भर दी। मुल्ला ने कहा, आज रात सभी लोग अपने अपने घरों में एक मोमबत्ती जलाकर सोए। जो चोर होगा उसकी मोमबत्ती जलने से इनकार कर देगी। लोग हंसने लगे, लेकिन पंचायत के मुखिया ने कहा, ठीक है, हम इसे आजमाकर देखते हैं। रात होते ही गांव में हर घर में मोमबत्तियां जलाई गईं। लेकिन अगले ही पल हमीद घबराकर बाहर निकला और चिल्लाने लगा, अरे, यह क्या जादू है? मेरी मोमबत्ती तो जल ही नहीं रही। गांव वाले ठहाके मारकर हंस पड़े। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, लो जी, पकड़ लो असली चोर को। डर के मारे इसका हाथ ही कांप रहा है, इसलिए मोमबत्ती नहीं जल पा रही। हमीद हक्का बक्का रह गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट ने उसे पकड़वा दिया। पंचायत ने गुस्से से पूछा, हमीद, क्या यह सच है? हमीद ने रोते हुए कबूल किया, हाँ, मैंने खुद ही अपने घर में चोरी करवाई थी ताकि लोगों को धोखा देकर मैं और पैसे इकट्ठा कर सकूं। गांव वाले गुस्से से चिल्लाने लगे, धोखेबाज, तूने झूठा इल्जाम लगाया। पंचायत ने हमीद को दंड दिया और चोरी किए गए पैसे गरीबों में बांट दिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, कभी कभी जरूरत होती है दिमाग से काम लेने की। अगर मैं सिर्फ बहस करता तो लोग शायद मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मैंने चालाकी से चोर को खुद ही पकड़वा दिया। गांव वालों ने तालियां बजाईं और मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की। सीख इस कहानी से, सच को छुपाया नहीं जा सकता, वह किसी न किसी तरह सामने आ ही जाता है। गलत तरीके से किसी पर इल्जाम लगाने वाले खुद ही फंस जाते हैं। अंत में गांव के लोग अब जब भी कोई झूठा आरोप लगाता तो हंसकर कहते, देखो कहीं तुम भी हमीद की तरह पकड़े न जाओ। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से एक और मजेदार कहानी जोड़ दी, जिसे गांव में लोग सालों तक याद रखते रहे।